हिंदी की चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका शशि श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी निर्णय। तो शुरू करें कहानी निर्णय। अगस्त महीने की तपती दोपहर है। कई दिनों से पानी लेने गए बादल अपने पीछे नमी और उमस छोड़ गए हैं। राम प्रसाद जी को 3 घंटे के बस के सफ़र ने थका दिया है बुरी तरह से। पसीने से भीगी देह चींटियों का घर हो गई है जैसे। जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर सबसे पहले वो जमकर नहाएंगे सोच रहे हैं। घर तो वो भी है तुम्हारा जहाँ से आ रहे हो। उनके ही अंतर ने मानो उन्हें याद दिलाया था। नहीं, जब से छोटे ने उसे तोड़ फोड़ कर पूरा पक्का करवा लिया है तब से उस घर से कोई तारतम्य व पहचान कहाँ बना पाता हूँ। लगता है किसी के घर मेहमान बनकर आया हूँ। हाँ, मेहमान तो हो ही तुम उस घर के लिए, और छोटे का कहा मानकर अगर इस घर को भी बंदी के नाम कर दिया तो समझना इस घर में भी मेहमान बनकर ही रह जाओगे एक दिन। फिर तुम्हारा अपना कोई घर तो रह ही नहीं जाएगा। उनके अंतर ने उन्हें चेतावनी सी दी। सहसा उन्हें अपनी पत्नी की कही बात याद हो आई। बे औलाद दंपति रिश्तेदारों के लिए लॉटरी की तरह होते हैं जिसे हर कोई अपने नाम खोल लेना चाहता है। ठीक है, बच्चे इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत व उपलब्धि होते हैं, पर बच्चे ना हों तो ऐसा भी नहीं कि जिया ही ना जा सके। विचारों के समंदर डूबते उतराते कब वे अपने घर के ऐन सामने पहुंच गए खुद ही नहीं जान पाए थे। बस बस हो गया भैया, वे जो पेड़ है ना उसी के पास रोक लो, उन्होंने चौंक कर ऑटो वाले से कहा। ऑटो वाले ने एक झटके से ऑटो रोक लिया, पर यह क्या? गेट पर लटकते ताले को देखकर घर लौटने की खुशी व आश्वस्ति की धूप में चमकते उनके चेहरे पर आशंकाओं की बदली अचानक घिर आई। अब उनके भीतर चिंता की चिता धीरे धीरे सुलगने लगी थी। उन्हें सांसों के चलते हुए भी अपना दम घुटता सा लगने लगा था। किसी तरह ऑटो से उतरे और बेचारगी से इधर उधर देखने लगे कि बगल वाले घर से तिनके का सहारा जैसा उन्हें कोई आता दिखाई पड़ा। ये घर की चाबी है। आंटी जी अस्पताल में भर्ती हैं, कल से मम्मी उनके पास हैं। पत्नी के घर पर ना होने की बातें मिश्रा जी का बेटा बता रहा था और वे अपने भीतर के सैलाब में डूबते जा रहे थे। गहरे और गहरे इतने कि उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इससे पहले कि चेतना शून्य हो जाए वे संभले और उन्होंने पेड़ का तना थाम लिया। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? मिश्रा जी के बेटे ने उन्हें थरथराता देख सहारे के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए। उन्होंने हाथ के इशारे से मैं ठीक हूँ उसे आश्वस्त किया और 2-4 लंबी व गहरी सांसें लेकर छोड़ी। फिर घर की चाबी वापस उसके हाथ में देकर बोले, बेटा ताला खोलकर मेरा सामान अंदर रख दो, मैं इसी ऑटो से हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो कुछ देर असमंजस की मुद्रा में उन्हें देखता रहा, फिर बोला, अंकल जी कुछ चाय वाय पीकर फ्रेश हो लेते फिर जाते। नहीं बेटा, कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं है, ऑटो में बैठते हुए वे बोले। ऑटो घर से हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ता मानो अंधी सुरंग में तब्दील हो गया जो शेष होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आशंकाओं के नागपाश में जकड़े वे एक एक सांस के लिए संघर्ष करते हुए सोच में गहरे डूबते चले गए। पत्नी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। भले वो जाहिर नहीं होने देती आई है, पर मां न बन पाने की कसक और अपने परायों की झूठी हमदर्दी उसे भीतर ही भीतर दीमक की तरह खाई जा रही है। उसके जीवन के ही त्रासदी उसकी बीमारी के मूल में है। बंदी यानी वंदना, छोटे भाई की सबसे छोटी बेटी जिसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की थी, उसका साथ व सानिध्य शायद उसमें जीने का उत्साह व उमंग भर दे। यही बात करने वे गांव गए थे। छोटे अब राजी है, कहता है बंदी को वहीं रख लो, वहीं पढ़ाओ लिखाओ, थोड़ा बहुत अब वो काम भी करने लगी है, भाभी को सहारा हो जाएगा। उस दिन पत्नी की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हुए उसकी रजामंदी की राह वे देखने लगे थे। अरे बेकार इतनी चिंता कर रहे हैं, हमारा सब कुछ तो वैसे भी उन्हें और उनके बच्चों को ही मिलेगा। वो गहरे क्षोभ से भर गई थी। उसका गुस्सा वाजिब था, ये वो जानते थे। दरअसल पत्नी ने छोटे के चौथे बच्चे के जन्म से पहले ही उनसे ये कहकर उसे गोद लेने का इरादा जाहिर किया था कि तुम्हारे 3 हो गए हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, अब चौथा जो भी हो जन्मते ही हमें दे देना, हम शुरू से ही उसे पालेंगे। तब छोटी ने रूखे ढंग से ये कहकर उसकी पेशकश ठुकरा दी थी कि
माँ के होते हुए बच्चा कहीं और पले, माँ के लिए इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। हालांकि ये पेशकश भी पत्नी ने उनके कहने से ही की थी उन लोगों के सामने, जबकि खुद यथास्थिति से समझौता कर लिया था उसने। वो बोली थी, दूसरे के बच्चों को पालना आसान नहीं होता। सब कुछ अच्छा अच्छा रहे तब तक तो ठीक, नहीं तो कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कटघरे में खड़ा करने में देर नहीं लगाते बच्चे के माँ बाप, और कहनी अनकहनी कहने से चूकते नहीं। संतान बिगड़ जाए तो उसके पालन पोषण व संस्कारों पर ही उंगली उठाई जाती है। ससुराल में लड़कियों की किसी भी गलती पर उनके माता पिता ही याद किए जाते हैं। इधर जब से तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, तब से ये सोचकर उनकी चाहना में शामिल हो गई थी कि कुछ और ना होगा तो चाय पानी आदि का तो सहारा हो ही जाएगा। ठीक है, हाँ, उसे बाकायदा सारी कानूनी कार्रवाई के बाद ही गोद लेंगे, क्योंकि कल को छोटे पता नहीं क्या कहने लगे। मेरे इतना सोचने के बावजूद छोटे ने गोद लेने के साथ मकान भी बंदी के नाम कर देने की शर्त रख दी थी। छोटे की शर्त में उन्हें कुछ खास अजीब नहीं लगा था। अपने बच्चे के भविष्य की सुरक्षा की बात सोचना कोई बेजा बात तो नहीं, फिर उनका भविष्य? एक दानवाकार प्रश्न उनके सामने लिए खड़ा था। ऑटो वाले ने अस्पताल परिसर में जब झटके के साथ ऑटो रोक दिया, तब जाकर वे अपने विचारों की सुरंग से बाहर निकल पाए। अपने भीतर संचित समस्त ऊर्जा की मदद से बेजान हुआ अपने पैरों पर अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करने लगे। ऑटो वाले ने उनकी बेबसी व बेचारगी देख तत्काल अपना दाहिना हाथ उनके आगे बढ़ा दिया। उन्होंने भी उसकी सदाशयता स्वीकार कर ली थी। जी तो चाहा उसके कंधे पर सर रखकर देर से भीतर ही भीतर उमड़ घुमड़ रही बदली को बरस जाने दूं, जिससे थोड़ी हल्का हो सकूं, पर एक अजनबी के सामने खुद को इतना कमज़ोर साबित करना उन्हें उचित नहीं लगा। कुछ क्षण ऑटो वाले का कंधा थामे खड़े रहे, फिर अपने पैरों पर उतर आई शिथिलता को जब्त कर एक 100 का नोट उसके हाथों में थमाया और अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। आईसीयू में ले गए हैं, मिसेज मिश्रा ने बताया। सुनते ही वे सीधे डॉक्टर से मिलने चले गए। इनका ट्यूमर काफ़ी बढ़ गया है, आप ठीक समझे और अफोर्ड कर सकें तो टाटा इंस्टीट्यूट ले जाएं, इन्हें वहाँ शायद कुछ राहत मिले। डॉक्टर ने हाथ खड़े करते हुए केस फाइल उनकी ओर बढ़ा दी। शायद डॉक्टर की बातों ने उन्हें जड़ बना दिया था। वे उजबक से कुछ देर उसका मुंह देखते रहे, फिर पैर घसीटते हुए डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गए। कैंसर, कैंसर, यही एक शब्द लगातार उनके कानों में डंके सा बज रहा था। तेज तेज आवाज़ का शोर बढ़ता ही जा रहा था। रूम में कुर्सी पर बैठते ही दोनों हाथों के संपुट में चेहरा छुपाकर हिलक हिलक कर रोने लगे थे। देर से भीतर उमड़ घुमड़ रही दुख की बदली जब बरस चुकी तो उन्होंने खुद को काफ़ी हल्का महसूस किया। एक निरीह निराश दृष्टि से मिसेज मिश्रा की ओर देखकर कृतज्ञता ज्ञापन के लिए कुछ कहना चाहा कि उनके मुंह खोलने से पहले ही मिसेज शर्मा के शब्दों का अमृत उनके कानों में उतरने लगा। देखिए भाई साहब, ये बीमारी है ही ऐसी कि पहले तो पता नहीं चलता और जब चलता है तब तक देर हो चुकी होती है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ना चाहते हुए भी हमें मानना तो पड़ेगा ही कि बहन जी के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं। अब जो भी जितना भी वक्त बचा है उनके लिए उसे पुरसुकून व खुशगवार बनाने के लिए आपसे जितना बन पड़े कर लीजिए, ताकि बाद में मलाल ना रह जाए आपको कि ये नहीं कर पाए, कि वैसा कर लेते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। फिर डॉक्टर कोई भगवान तो है नहीं। मिसेज मिश्रा के शब्दों के मरहम ने उनके घावों को आराम तो पहुंचाया था। रोशनी की एक किरण भी उनके हाथ में पकड़ा दी थी। उसी किरण को पकड़े हुए अस्पताल की सीढ़ियां उतरने लगे। क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ से पैसा निकाल सकते हैं, कैसे जल्दी से जल्दी बॉम्बे पहुँच सकते हैं, जैसी बातें सोचते हुए वे घर आ गए थे। बैंक वगैरह का काम निपटने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। जानकर 5वें दिन की शताब्दी की 2 टिकट बुक करा दी थी। 6ठे दिन वे पत्नी के साथ मुंबई जाएंगे। सोचकर उन्हें खासी राहत मिली थी। पत्नी की बीमारी की खबर उन्होंने गाँव भी भिजवा दी थी। छोटे आए लेकिन अकेले ही। इतनी बड़ी बीमारी की गंभीरता जानबूझकर भी छोटी बहू और उसके बच्चों का ना आना उन्हें बुरी तरह खटका था। सुना है अब मुंबई जा रहे हो इलाज कराने? सरसरे तौर पर हालचाल पूछकर छोटे ने भाई से कहा। हाँ, जा तो रहा हूँ। पत्नी का केस डॉक्टर ने टाटा के लिए रेफ़र किया है, मुरझाए से वे बोले। खैर, हमें कहना तो नहीं चाहिए, पर इस वक्त आप बहुत परेशान हैं और ज़्यादा परेशानी में दिमाग भी काम नहीं करता। इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह के मरीज पर ज़्यादा पैसा फूकना कोई अक्लमंदी का काम नहीं। दुनिया भर के इलाजों से उनको तकलीफ़ बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। इससे अच्छा है घर ले आओ इन्हें। छोटे चुप होकर उनकी तरफ देखने लगे।
अरे ये कैसी बात कर रहा है छोटे, जरूर कोई और बोल रहा है इसके मुंह से। हाँ, मैं भूल क्यों गया, छोटी होगी। सदा की तरह छोटे की तमाम कमियों व गलतियों पर पर्दा डाला उन्होंने। फिर भी तमाम प्रश्न थे जो अचेतन की निचली सतहों से ऊपर आने को छटपटाने लगे थे, पर आ नहीं पाए थे। छोटे को देखते ही वे खुद और उनके सारे सवाल गहन निद्रा में चले जाते थे। अभी कुल 64 वर्ष के हैं आप। इंसान की ज़िंदगी का ठीक तो होता नहीं। अभी से अगर सारा पैसा फूंक कर बैठ जाएंगे तो आगे? अरे गांव में तो है इतनी खेती बाड़ी, पेंशन है ही, मकान भी है अपना, और हमें क्या करना, मेरी अकेली जान। अरे अकेले काहे के, हम सब तो हैं ना, छोटे जल्दी से बोले। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद पुनः बताने लगे। गांव के बगल से सड़क निकल रही है, प्लाटिंग हो रही है। छोटी कह रही थी कि एक बंदी की जिम्मेदारी आपने ली है, बाकी तीनों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह तो हमें ही निपटाने हैं, सो हम भी प्लाटिंग करा लेंगे खेतों में। अभी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। खेती बाड़ी में धरा क्या है, फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा है। किसानी में दुनिया भर का सरदर्द ऊपर से। छोटे की जगह एक दुनियादार सयाना व्यक्ति उनके सामने था, जो अपनी जगह सही था शायद, पर उनके अचेतन में कुछ देर पहले सर उठाकर सो गए सवाल फिर उनके आगे खड़े हो गए। कल ही तो गांव से आए हैं। छोटे ने जिक्र तक नहीं किया और फैसला सुना दिया सीधा। जब उनकी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा गांव के घर व खेतों में लगता रहा, जमीन सोना उगलती रही, पुश्तैनी घर कच्चे से पक्का बन गया, घर के दरवाजे पर जीप और ट्रैक्टर खड़े हो गए, लोन की ज़्यादातर किस्तें वे ही भरते रहे, और वहाँ से उम्मीद एक पैसे की नहीं। क्या सोच रहे हो, परेशान ना हो, तकदीर का खेल है, हम आप क्या कर सकते हैं। सोच समझकर छोटे ने उनके कंधे पर हाथ रख सांत्वना का सहारा देना चाहा। वे और उनके सवाल फिर मोह निद्रा में सो गए थे। क्या करें, पत्नी की तरह वे कभी यथास्थिति से समझौता नहीं कर पाए थे। अकेलेपन से बहुत घबराते हैं वे, इसलिए ये जानते हुए भी कि उनसे अकेलेपन और अधूरेपन की खासी कीमत वसूल की जा रही है, उनकी भावनाओं का दोहन किया जा रहा है। वो भाई के भरे पूरे परिवार के साथ खुद को जोड़े रहने का मोह छोड़ नहीं पाते। क्या करें, ये कैसी साजिश है उनके खिलाफ आखिर। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि नियत ने दुनिया भर का अकेलापन व असुरक्षा उन्हीं के नाम कर दी। इस इतनी बड़ी दुनिया में एक उनकी पत्नी अगर और बनी रहती तो कौन सी आफत आ जाती। एक गहरी उदासी और बेचैनी ने उन्हें घेर लिया। छोटे चले गए थे। घर में सन्नाटा और उदासी मिलकर किसी रहस्य लोक की सी सृष्टि कर रही थी। वे जन शून्य अरण्य में अपने झुंड से बिछड़े हिरण शावक जैसे उस सन्नाटे में भटक रहे थे। अरे ये क्या, इतनी विवलता शोभा नहीं देती तुम्हें। तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो जो भीड़ में खो जाओगे। कितने ही लोग अकेले रहते हैं। पहली बात तो अभी मैं मरने वाली नहीं, और जब मरूंगी भी तो अकेले नहीं मरूंगी, आधा तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। अर्धांगिनी जो हूँ तुम्हारी। आखिर 40 वर्ष का साथ है हमारा। उस साथ में पड़ी तुम्हारी तमाम बुरी आदतें, दिन में 10 बार चाय पीने की, एक जगह बैठे बैठे हुक्म चलाने की, तुम्हारी ये सारी आदतें मेरे साथ मर जाएंगी। अपना धैर्य, सहनशीलता और ताकत सब तुम्हारे भीतर छोड़ जाऊंगी। सच कहती हूँ, तुम देख लेना। और हाँ, अपनी कमी कमजोरी को इश्तहार की तरह गले में लटका कर मत घूमना, लोग फ़ायदा उठाते हैं। अरे ये कैसा सपना था जो खुली आंखों से देख रहे थे वे। क्या सचमुच ऐसा होगा, पत्नी मरकर भी उनके साथ उनके भीतर जिंदा रहेगी। हाँ और नहीं तो क्या, वो अपनी यादों और निशानियों में सब में जिंदा रहेगी। उनके भीतर से जवाब आया था। इस उत्तर से खासी राहत व सुकून मिला था उन्हें। वे उठे और मुंबई जाने के लिए ले जाने वाला सामान इकट्ठा करने लगे, पर उनके भीतर विचारों का तूफान डोल रहा था। अगर ये घर बंदी के नाम लिख दिया तो तब भी क्या वे पत्नी की यादों और उसकी निशानियों को उसके सनातन स्वरूप में अपने साथ रख सकेंगे। इस सवाल के साथ जूझते हुए वे एक ठोस निर्णय पर पहुंचे कि अपने जीते ये घर वो किसी के नाम नहीं करेंगे। हाँ, मरने से पहले किसी खैराती अस्पताल के नाम जरूर कर जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे समाज की एक ज्वलन समस्या पर आधारित शशि श्रीवास्तव जी की एक सशक्त कहानी निर्णय। साथ में उन्होंने उसका सकारात्मक हल भी प्रस्तुत किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी सार्थक कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।